नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर, लेकर आए हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों से पूछताछ जारी है। दूसरी ओर सड़क पर कांग्रेस ने सत्याग्रह छेड़ा हुआ है। 2 दिनों में राहुल से ईडी ने लंबी पूछताछ की है और आज भी वैसा ही हो रहा है। हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की टीम सवाल कर रही है, लेकिन गुस्से से लाल कांग्रेसी हो रहे हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर जांच एजेंसी की कार्रवाई पर भीड़ तंत्र का दबाव बनाना कितना लाजमी, कितना सही है। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा देश पर शासन किया, उसे अपने ही देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा आखिर क्यों नहीं है, और क्यों बार बार विपक्ष जांच एजेंसियों को टारगेट कर रहा है। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। इसलिए आज इंडिया के सवाल में अपने मेहमानों से हम इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। ईडी के सवाल, कांग्रेस में उबाल। लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से सवाल। हेराल्ड केस में फंस गया गांधी परिवार। देश की सबसे पुरानी पार्टी इन दिनों परेशान है। ईडी के सवालों से हलकान है, और हो भी क्यों ना, पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो ईडी की रडार पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी इन दिनों ईडी के घेरे में हैं। लगातार 3 दिनों से उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसी राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी हाजिर हों। 13 जून 10 घंटे पूछताछ, 14 जून 11 घंटे पूछताछ, 15 जून पूछताछ जारी। एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ जारी है, तो दूसरी ओर कांग्रेसियों का बवाल। ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। राहुल के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और दुहाई इस बात की कि उनके नेता को खामखा परेशान किया जा रहा है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और पुलिस उन्हें लगातार रोकने की कोशिश। ये सरकार आज इस हद तक पहुंच गए, लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, फॉर द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल। अगर एक क्रिमिनल ना होते तो प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए आज कांग्रेस पार्टी की दफ्तर के अंदर घुसते हुए इस तरीके से बेरहमी से कांग्रेस वालों के ऊपर डंडाबाजी नहीं करते। ये पुलिस खुद गुंडेगिरी और खुद क्रिमिनल क्राइम करते खुद पुलिस वालों ने, और इसका अगर कुछ बात कहे जाए तो ये हर वक्त हवाला देते हैं कि ऊपर की निर्देश है। मतलब सरकार की मोदी और अमित शाह के निर्देश पे ही ये लोग इस तरीके से इन्होंने काम कर रहे हैं। सवाल तो ईडी राहुल गांधी से पूछ रही है, लेकिन चूंकि मामला गांधी परिवार से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस पूरी तरह मुखर है। ईडी ने तो पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम, उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम से भी सवाल पूछे थे, लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नजर नहीं आई थी। लेकिन अब कांग्रेस पूरी ताकत से सड़कों पर है और इसी बात पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। हम मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, उनको चुनौती देते हैं। आप मीडिया के चंद मित्रों के पीछे छुपकर उल जलूल सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, टेलीविजन पर क्यों चलवाते हैं? आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल
है ही नहीं, एक झूठ का पुलिंदा टेलीविजन के माध्यम से परोसा जा रहा है। इट्स ए चैलेंज टू यू मिस्टर मोदी, प्लीज पुट ऑल दीज टेलीविजन कैमराज, परमिट देम टू बी इन द सेम रूम। कि ये एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है। आपने सुना होगा कि सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आजादी के बाद के दौर में लग चुके हैं, परंतु अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, पार्टी की संपत्ति और धन का हरण कर लेना, यह एक ऐसा विचित्र उदाहरण था। और उसके बाद यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड में हेराफेरी का मामला सन 2012 में तब सामने आया था जब सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। तब से लेकर अब तक इस केस में कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जब सियासी टकराव चरम पर पहुंचा है। और अब एक बार फिर कांग्रेस उसी स्टाइल में सियासत कर रही है जैसी वो पहले करती आई है। सियासी दलों को सियासत करने की पूरी आजादी है, लेकिन सवाल ये है कि ईडी की कार्रवाई पर भीड़तंत्र का दबाव कैसे जायज है और क्यों कांग्रेस को देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, वो भी तब जब खुद कांग्रेस ने दशकों तक देश की सत्ता संभाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको सीधे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ले चलते हैं। विपक्षी नेताओं की बैठक हुई है राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर, क्या कहा जा रहा है सुनते हैं। Friends, it's a very short resolution adopted by all the leaders and representatives of opposition parties who met today, and I'm going to read it out. In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, in the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. Thank you. Over. In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. Thank you. जो नहीं आए हैं 2-3 दिन हमारे हाथ में है, हम लोग इनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनकी राय क्या है वो देंगे और आज के मीटिंग का आउटकम क्या है वो भी उन्हें बताएंगे। थैंक यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग थी और इस वक्त ममता बनर्जी क्या कह रहे सुन लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने हर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुक्ति जी, ऑल दे केम दिस मीटिंग। सो देयर आर सो मेनी पार्टी, इवन CPM, CPI, RSP, Congress,
the Shiv Sena, the DMK, like this, so many party, NCP, Trinamool Congress, all they were there. So only 1-2 party may be left out because they have some reason, maybe they are busy or sometimes. But all we have decided, there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed, is okay, but he said he is not interested. But then we will do. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharadji, consult with others, and then it will be decided. But today is the beginning, and I think it is good after so many months, we opposition, we sat together, and next also we'll sit together because in our country the bulldozing is going on. In our democratic system, even every institution are being totally misused politically, and that's why it is necessary that all of us, हम लोग एक साथ में बैठने का हमारा जरूरत है. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक हुई है. 22 दलों के नेताओं को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी. 17 दल के नेता इसमें पहुंचे हैं. लेफ्ट के नेता नाराज कहे गए, लेकिन वहां पर सांसदों को, बड़े नेता तो लेफ्ट के शामिल नहीं हुए, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सांसदों को भेजा गया. यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये तय किया गया है कि एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी. विपक्ष की तरफ से एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी, और शरद पवार के नाम का सुझाव सभी दलों ने दिया है. लेकिन शरद पवार अगर तैयार नहीं होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए खुद उम्मीदवारी के तौर पर, तो फिर आगे किसी नाम पर विचार किया जाएगा. फिलहाल वो करते हैं अपनी चर्चा का. आज हम चर्चा करें राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ पर बातचीत हम करेंगे. हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई. इस मसले पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र वशिष्ठ, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं. विजय जौली, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अतर जैदी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ेंगे. प्रोफेसर रमेश गौतम, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और पूर्व एडवोकेट जनरल हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं. सुनील गर्ग, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं. लेकिन पहला सवाल वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, एक जांच एजेंसी जांच कर रही है, इसमें इतना बवाल मचाने की जरूरत क्या है? कुंदन जी, हमने जांच एजेंसी को पूरा सहयोग राहुल जी कर रहे हैं. आज जो हालात कर दिए गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जांच एजेंसी ना रहकर बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है. उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान में अब संविधान की और कानून की जो नैतिकता होती है, फॉलो करना होता है, वो किया नहीं जा रहा है. अगर ईडी पर इतना ही इनको है तो हमने पूछा मुकुल रॉय पर क्या किया था, उसको आपने इलेक्शन मैनेजमेंट के तहत यूज़ किया. नारायण राणे पे ईडी गई, और फिर जब बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है. और फिर आपने देखा सुवेंदु अधिकारी हो, खड़से हों, कितने लोग हैं जो सीबीआई और ईडी के प्रयोग से बीजेपी ने अपने यहाँ शामिल किए. विश्व रंजन शर्मा का आपने देखा. हर जगह ये हाल है. पर बीजेपी को एक दिक्कत है, क्योंकि देश संविधान के हिंदुस्तान आज 75 वर्ष आज़ादी के बना रहा है, और आज़ादी के साथ हमें कुछ मिला तो हमारा संविधान मिला, जो कि बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आता है. वो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान के लोग एक साथ रहें, जो मजदूरों को न्याय दे, कमज़ोरों के साथ खड़ा रहे, नौजवानों के साथ रहे, किसानों की आवाज़ बने, हर उस व्यक्ति के साथ दे जिसको आज ज़रूरत है. तो भाजपा के लोग पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये शुरुआत कहाँ से होती है. जब 15 में बंद हो जाता है तो 18 में इनकी हार होती है. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इसकी स्टार्टिंग की जाती है. और आज जब हमने चिंतन शिविर किया, तो चिंतन शिविर के बाद हमने जो नफरती माहौल इस देश में बना दिया गया था, उसके लिए राहुल जी ने नारा दिया था भारत जोड़ो अभियान का, जिससे ये डर चुके हैं. एक बोगस केस जो कि कानून के हिसाब से. दरअसल आपने चिंतन शिविर तो तब लगाने 5 राज्यों में आपकी करारी हार हो गई,
तब आपने आपको चिंतन मैं शिविर जो कह रहा लगाया हूं, और चिंतन- ऐसे में उसके- राहुल गांधी पर प्रेशर बनाने का क्या मतलब है? हमारा हम कोई प्रेशर नहीं, हमने कहा हम शांतिपूर्वक ढंग से अपने नेता के साथ, चाहे जब भी बीजेपी गलत करती है किसी के साथ, हम जो हमें गांधी जी ने मूल मंत्र दिया था, सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह का आग्रह करना, हम ईडी के भी लोगों को कहना चाहते हैं कि आपके नहीं, लिए ईडी के भारत दफ्तर का के सामने टायर संविधान, जला रहे हैं आपके भारत का कार्यकर्ता। संविधान, नहीं, भारत जिसकी वीरेंद्र बशीर कसम साहब, लेके बशीर साहब, आप आपके नेता और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के सामने टायर जला रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ ईडी रहे हैं। मैंने नहीं ये देखा क्या ईडी सत्याग्रह दफ्तर है? के सामने किसी ने टायर जला, दिल्ली को छावनी बना तस्वीरें- दिया गया। तस्वीरें ये- दिन भर चलाई हमने सर। देखो आपने नहीं देखी। आप फिर मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें कि जो हालात दिल्ली को छावनी, इनको दिक्कत क्या है? पहले दिन खुद ही परमिशन दिए, 15 लोगों की मांगी है कि वो साथ जाएंगे, कोई ईडी में अंदर जाने की नहीं मांगी थी, आज तो कुछ नहीं। आपने पूरे कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं का जाना मना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनको ठीक है। संविधान को नहीं मानना है। विजय जौहली साहब ये क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी को पूछताछ के केवल लिए ये बुला बता रही है। दें कि ये कांग्रेस इलेक्शन नेता उनके मैनेजमेंट साथ डिपार्टमेंट ईडी क्यों दफ्तर बना तक दिया जाना गया है? चाहते थे, ये दिखाना और चाहते थे जो- कि हम एकजुट हैं, अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ कुंदन नेता जी। राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े होने दिया आप लोगों ने? जौहली साहब, देखिए, कोई भी नेता और कोई भी पार्टी न्यायिक प्रक्रिया से बड़ी नहीं हो सकती। कुंदन जी, उनसे 1 मिनट में बोलना चाह रहा, हम न्यायिक जब प्रक्रिया कांग्रेस को के पालन ठीक है, कर रहे वीरेंद्र जी हैं। बहुत टाइम है, समय- चर्चा करने के लिए वीरेंद्र जी बहुत टाइम है। विजय जी जौहली को सुन लेते हैं। जब कांग्रेस के केंद्र शासन के समय 1 नवंबर 2012 को कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी पर केस दर्ज हुआ, तो मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, सरकार तो आपकी थी, आपको उम्मीद नहीं थी कि 2014 में सरकार बदल जाएगी, इसलिए कंपनियां बनाओ, पैसे का फर्जीवाड़ा करो, लेकिन आपके ही नेताओं को हाई कोर्ट के ऑर्डर के अधीन 19 दिसंबर 2015 को कोर्ट से जमानत मिली। जमानत तो जरूर मिली, लेकिन कानूनी कार्रवाई चलती रही। और यह केस क्योंकि कांग्रेस के समय में दर्ज हुआ था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं नहीं, विजय का साहब, ये विजय जौहली जी, 15 में कांग्रेस बंद के नेता क्यों हुआ? पूछे 7 साल तक ईडी क्या करती रही? के द्वारा विजय जौहली साहब, भारतीय जनता पार्टी का विजय जौहली साहब, इसमें कोई 22 हाथ विजय जौहली जी, 15 से- में बेल मिल गई, ठीक है, केस रजिस्टर 14 उससे में। पहले ही हो गया, कोर्ट के आदेश पर हुआ, लेकिन 15 से 22 तक आखिर ईडी कहां सोया हुआ था? ईडी की टीम कहां सोई हुई थी, कहां लगी हुई थी? अब ईडी रही कहाँ है वो? देखिए, कानून की और संवैधानिक संस्थाएं अपने आप निर्णय करती हैं। यह कोई टीवी डिबेट के ऊपर निर्णय नहीं हो सकता, या कांग्रेस पार्टी की विजय जी, मर्जी से विजय कोई जी, रेड होगी या नहीं होगी, कोई जांच होगी विजय जी, या नहीं इलेक्शनों होगी। से पहले और लेकिन कोई जिस चुनाव प्रकार से पहले क्यों होती है ये जिस रेडें? प्रकार से कांग्रेस ये पार्टी बीजेपी ने इलेक्शन अपने मैनेजमेंट पूरे डिपार्टमेंट देश के क्यों बना अंदर दिया है आपने? कार्यकर्ताओं को 27 से ज्यादा राज्यों के अंदर जिस प्रकार से प्रदर्शन विजय कर जी, ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाव में डालने की कोशिश करी, ये पूरे देश ने ठीक है। देखा विजय जौहली है। साहब, मैं आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं। सुनील गर्ग हमारे साथ टेक एक्सपर्ट मौजूद हैं। सुनील गर्ग साहब, दरअसल इस पूरे डील के बारे में तो आपको भी जानकारी होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि टैक्स की चोरी कहीं से ऐसा हुआ है क्या? ये ईडी का इन्वॉल्वमेंट जैसी कोई चीज़ हुई है क्या? दिखाई तो देती है कि ईडी जांच कर रही है, लेकिन ऐसा वायलेशन जो आर्थिक कानून जो हमारे देश में है उसका वायलेशन होता हुआ आपको दिखता है क्या? क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भाई अपनी पार्टी के पैसे पर डाका डाल लिया कांग्रेस के कुछ लोगों ने, ऐसा है क्या? देखिए कुंदन, ये समझिए कि इस पूरे मामले में पेच ही पेच है। राजनीति भी है और आर्थिक अपराध हो भी सकता है, लेकिन पेच बहुत है जी। जहां तक सवाल, कांग्रेस ने जो सबसे पहले एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया, तो पहला सवाल ये उठा कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लेती है, जो कि रजिस्टर्ड है, क्या वो लोन दे सकती थी? दूसरा इसमें झोल ये है, जो एजीएल के शेयर होल्डर थे 5000 स्वतंत्र सेनानी, उनके शेयर ट्रांसफर हुए तो कब क्या हुआ?
और तीसरा सबसे बड़ा झोल जो है जिसपे केस रजिस्टर्ड हुआ है, क्योंकि एजीएल के पास में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी थी, ईमेल प्रॉपर्टी, और मात्र 50 लाख रुपए देकर यंग इंडिया ने वो शेयर्स ट्रांसफर कर लिया अपने नाम। तो 90 करोड़ का लोन भी कहां चला गया पता नहीं, और 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी का कंट्रोल यंग इंडिया के पास आ गया। और यंग इंडिया में कौन है? माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी। कांग्रेस का यह कहना है कि यंग इंडिया भी तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी चैरिटी में रजिस्टर्ड है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में ये पूरा जो झोल नजर आता है वो कहीं ना कहीं एक आर्थिक अपराध की तरफ इंगित तो करता है। अब ये कहना कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है, तो देखिए राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करेंगी, वो तो आपस में करती रहती हैं। और जहां तक पीएमएलए का सवाल है, जो कि माननीय चिदम्बरम साहब ने मामला उठाया था कल, कि भाई ये पीएमएलए में जो एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली बात होती है, जब तक वो सिद्ध ना हो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम है अलग बात है, प्रोसीड्स कहां है उसकी वो अलग बात है। तो एक ये जो चिदम्बरम साहब ने बात उठाई थी, ये भी एक बड़ी वैलिड बात थी। तो सवाल ये है कि क्या ये पीएमएलए का मामला बनता है कि नहीं बनता, वो ऑफ कोर्स कोर्ट का देखने का काम है। राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। बताने की कोशिश करें क्या सुनील जी, आप ये बताने की कोशिश करें, दर्शकों को एक एक करके हम समझाते चले तो बेहतर होगा दर्शकों के लिए। क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी में न तो कैश ट्रांसफर हुआ, कोई कैश था या नहीं था, वो कैश ट्रांसफर हुआ और ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, तो इसलिए कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, ये आप बता रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। यंग इंडिया का जहां तक सवाल है, यंग इंडिया को तो 50 लाख रुपए में वो शेयर्स एक्वायर कर लिए एजीएल के, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है वो सारा, इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मामला है सारा। लेकिन क्योंकि अंडरलाइंग असेट, उसकी असेट्स बड़ी महंगी हैं, तो वो कहते हैं कि आपने 50 लाख रुपए देके 1600 करोड़ की असेट्स को कैसे एक्वायर कर सकती है कंपनी। तो वो कहीं ना कहीं का आर्थिक अपराध है। इसमें आर्थिक अपराध से ज्यादा जो कानून की समझ या जो कैजुअल तरीके से एक्विजिशन किया गया है, मुझे लगता है जो चूक की गई है, उनके जो लीगल कंसल्टेंट ने चूक की है कांग्रेस के, वो चूक बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है रमेश गौतम साहब, हमें जल्दी से बता दें क्योंकि ब्रेक पर जाना है, फिर मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन छोटा सा रिएक्शन आपसे मैं जानना चाहता हूं इसमें कानूनी पहलू, क्योंकि दोनों चीज चल रही है। एक तो कानून का पालन करवाने की कोशिश ईडी कर रही है, कानूनी जांच चल रही है, और दूसरी तरफ राजनीति भी चल रही है। राजनीति को हम थोड़ी देर अलग रख लेते हैं। कानूनी तौर पर देखें, जो पूछताछ इतने सालों तक मामला लटकाया गया, ये लटकता रहा, इसे किस तौर पर देखता है कानून? देखिए, ये जो केस जो रजिस्टर हुआ, पहली बार ये केस 2012 में आया। बिल्कुल 2012 के बाद राहुल गांधी बेल पर रिहा हुए 2 साल 2.5 साल के बाद। मेरा ये कहना है, जब वो एफआईआर ऑलरेडी है, जिसमें जांच ऑलरेडी चल रही है, जिसमें लीगल प्रोसीजर चल रहा है, अब इस बीच में ईडी के बीच में आने की ज़रूरत क्या थी? पहली बात तो ये है वो बंद भी हो गया, और आज उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मेरा ये कहना है कि जो भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, अगर राहुल गांधी को बुलाया गया है, 3 दिन से राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, मेरा ख्याल है इसमें, और बड़ी लंबी पूछताछ हो रही है जी, और इसमें अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की है। बिना एफआईआर के आप 3 दिन से एक आदमी को बुला रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज किया जा रहा है, मेरा ये कहना है। तो आप कह रहे हैं कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ईडी समन कर रही है, बुला रही है और परेशान कर रही है, और ये कानून के नज़रिए से सही नहीं है? हाँ, मेरी नज़र में इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ तो हो रहा है इसमें। और अगर प्रोटेस्ट भी कोई कर रहा है तो प्रोटेस्ट करने का राइट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है, तो कोई भी आदमी प्रोटेस्ट कर सकता है, बट लीगल उसको प्रोसेस को हैम्पर ना करे। ठीक है, तो कोई विजय जॉली साहब जवाब दीजिए, छोटा सा, एकदम छोटा जवाब। जो ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इनको बताना चाहता हूं, 27 मार्च 2010 को तब के गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी को एसआईटी ने गांधीनगर में 11 घंटे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को वहां पर उनसे पूछताछ की थी। मोदी जी तो अपने साथ कोई लाम लश्कर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कार्यकर्ताओं को या सहयोगियों को या एमपीज को लेकर नहीं गए थे। अगर राहुल गांधी
साफ है, दूध के धुले हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, कोई गड़बड़ नहीं करी है, तो उनको घबराहट किस बात की है? कोई घबराहट नहीं है जॉली जी। ठीक है, मैं रुक रहा हूं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जॉली जी, जॉली जी, वीरेंद्र जी, आपके जवाब मैं लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो इंडिया के सवाल में आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है। तीसरे दिन के दूसरे दौर की पूछताछ भी शुरू हो गई है लंच ब्रेक के बाद। आइए हम आपको फटाफट ये मामला एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दरअसल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया था, नेशनल हेराल्ड के मामले को, और तब से ये मामला सुर्खियों में है। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएशन जनरल लिमिटेड बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से ये कंपनी बनाई गई थी। एजीएल के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। इसके अलावा एक हिंदी और एक उर्दू का भी अखबार निकाला जाता रहा है। एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। कांग्रेस ने बताया जाता है 100 किश्तों में ये कर्ज दिया था, और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पैसे का भी गलत इस्तेमाल कर लिया गया। कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई। ये पूरा मामला हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी में राहुल और सोनिया की 38% हिस्सेदारी है, सोनिया गांधी की। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। सोनिया गांधी से पूछताछ 23 तारीख को हो सकती है। यंग इंडिया को एजीएल के 9 करोड़ शेयर दे दिए गए, और यह सिर्फ हुआ है 50 लाख रुपए में। और 50 लाख रुपए को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के पास जो अपना एसेट था वो 5 लाख का था, लेकिन 50 लाख रुपए कहां से दिए, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हवाला के पैसे का इस्तेमाल किया गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां तक आरोप लगाए। एजीएल की देनदारी चुकाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया था, और इसी पर अब पूरी जांच पड़ताल चल रही है। सवाल जवाब का दौर जो है पिछले 3 दिनों से जारी है। राहुल गांधी 3 दिनों से 24 घंटों से ज्यादा उनसे पूछताछ ईडी की टीम कर चुकी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पैसे को भी गड़बड़ तरीके से 4 से 5 लोगों में बांट दिया गया। 90 करोड़ का जो लोन एजीएल को दिया गया था वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, और जो डोनेशन मिला वो कांग्रेस को, उसको उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, और 5 से 6 लोगों पर उसे खर्च कर दिया गया एक तरीके से, क्योंकि 5-6 लोग ही यंग इंडिया कंपनी में शेयर होल्डर थे। 38% तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, अगर आपका चैनल भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस पे ऐसी चर्चा करेगा तो चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप एजीएल के वर्करों ने ही एजीएल के लोगों ने ही फैसला किया ना कि यंग इंडिया को ट्रांसफर करना है। नहीं, आपसे पूछा, आप जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चर्चा नहीं कर रहे हम। नहीं, फिर आप जो चर्चा कहीं है नहीं, ईडी की तरफ से कोई आया है क्या? जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, क्या एक सिंगल पैसा भी इसमें किसी ने लिया है? नहीं, क्या 50 लाख रुपए में 5000 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनी का ट्रांसफर नहीं हो गया? वीरेंद्र जी, क्या 50 लाख रुपए में सौदा नहीं हुआ? आपने कहा 100 बार में किसके पैसे उतारे? जिस अखबार के लोगों ने, जिस अखबार ने आजादी के संग्राम में सहयोग किया, जो कलम ना डरी थी ना झुकी थी अंग्रेजों से, आजादी के बाद कांग्रेस का मुखपत्र था ना पूरा वो अखबार, और उसी तो कांग्रेस का मुखपत्र बन गया आजादी के बाद। कल को आपका चैनल घाटे में चला जाए, हमारी जिम्मेवारी है। नेशनल हेराल्ड हमारी जिम्मेवारी है विजय जी, हमारी जिम्मेवारी थी, और हमने अपने कर्मचारियों के उनकी देनदारी थी 67 करोड़ की दी है। आप 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ की कहां से 50 लाख के अंदर उनका सौदा करते हो? आप क्या कहते मैं आपको चुनौती देता हूं विजय जी, आप रफेल की मुझे लाइव टेलीकास्ट करो। नहीं, आप हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई है तो ये आप गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। जो आप इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, जो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, और आप लोग जो झूठी अफवाहें गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कोई नेशनल हेराल्ड
आप क्योंकि लोग जब कांग्रेस का अंग्रेजों मैनेजमेंट, आपकी विचारधारा नेशनल हेराल्ड का अंग्रेजों मैनेजमेंट सावरकर के फेल साबित खिलाफ हुआ। थी। उसको चलाने में नेशनल भाजपा हेराल्ड का उसमें सावरकर कोई और हाथ नहीं था। लेकिन गोडसे के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए 2000 की करोड़ का संपत्तियां चर्चा आपने करने से 50 2000 लाख के करोड़ अंदर नहीं होते हैं। इनका आप ट्रांसफर ले रफेल लिया। के बताओ, बहुत रफेल के खूब, चोरों की बहुत बताओ, खूब। रफेल की चोरी की बताओ। हम लोग तैयार हैं। वीरेंद्र जी, आप विजय जी, चाहे हम विजय जी और वीरेंद्र जी, देखिए, चलिए कुंदन इस तरीके से बहस नहीं होनी चाहिए, इनको चर्चा सुनना करने के लिए हम पड़ेगा। बैठे। मैं जब ये ठीक है, हम बोल रहा था, एक एक करके बातचीत और आप करेंगे। सुनने इस तरीके का से इंतजार बहस करने कोई फायदा नहीं, दर्शकों को समझ में नहीं आता है। वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं, इसमें अगर कुछ गड़बड़ झाला नहीं है तो फिर 3 दिनों से ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि जो इंस्टीट्यूशन है हम उनके लिए तैयार रहते हैं। पहले दिन हमारे नेता ने कहा था मैं रोज जाऊंगा, जितनी बार ईडी उसे बुलाएगी उनको बुलाएगी वो जाएंगे। तो हम तो डर ही नहीं रहे हैं, खुल के मैदान में है, मुस्कुराते हुए जाते हैं। हमें कोई डर हो तो हम घबराएं, इसीलिए बाहर आप लोग प्रदर्शन आज जबरदस्त हमने कर रहे हैं। क्लियर भी कर दिया है। वीरेंद्र जी, आप कि लोग चाहे बाहर तो बहुत आपके कैमरे लगा दो, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक आप है। लोग सब आ जाइए। अजहर और जैदी राहुल हमारे साथ गांधी मौजूद। लाइव अजहर जैदी, लाइव ठीक है सर, करने को तैयार है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अजहर जैदी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास नहीं जा पाया, माफी चाहूंगा अजहर जैदी साहब। एक चीज अजहर जैदी मैं जानना चाहता हूँ, आपकी भी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं, उनके कस्टडी में हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस से कुछ सीख नहीं ले रही है? आपके मंत्री को ईडी ने कब्जे में कर रखा है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, उनकी कस्टडी में है, और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही दिल्ली में। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता को बुलाया सिर्फ जा रहा है तो जबरदस्त हंगामा प्रदर्शन हो रहा है। आधी दिल्ली जो है कहते हैं कि छावनी में तब्दील है और लोगों को आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, हमें इस देश के लैंड ऑफ लॉ पे जो है उस पर पूरा यकीन है, हमें न्यायपालिका पे पूरा यकीन है। और आपने देखा होगा कि पिछले 7 साल में हमारे कितने विधायकों को दिल्ली में किस तरह से पकड़ के जेल में डाला गया, उन पे तरह तरह के केसेस लगाए गए। और आज देखिए आप, उसमें से आधे से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे विधायक बरी होके आज बाहर आ गए। तो हमें न्यायपालिका पे पूरा यकीन है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि बीजेपी आज सत्ता में है, जनता ने उनको पूरा मैंडेट दिया, दूसरी बार वो लोग केंद्र में आए हैं, विजय जॉली जी बैठे हैं, उनकी राय जो थी इन दोनों एजेंसियों के बारे में जब वो विपक्ष में हुआ करते थे जो थी उसके पलट आज है। वो पहले कहा करते थे कि इनको एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है, आज वही काम केंद्र की सरकार कर रही है। आप देखिए जितनी भी ईडी की जांच है वो सारी की सारी विपक्ष के नेताओं के ऊपर हो रही है। क्या बीजेपी के नेताओं के ऊपर ईडी के कोई मामले नहीं चल रहे? क्या उनसे पूछताछ कहीं सुनी आपने कि कोई बीजेपी का नेता किसी ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए गया हो या उससे किसी तरह की कोई पूछताछ हो रही हो? देखिए, हमें न्यायपालिका पे पूरा यकीन है। और मैं आज आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे विधायकों के ऊपर केसेस फर्जी लगाए गए थे और वो बरी हुए न्यायपालिका से, आप देखिएगा आने वाले वक्त में भी जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी को इसमें घेरा जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 7 बार ईडी ने उनको पहले भी बुलाया, पहले उनको कभी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन इस बार उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप देखिएगा अभी फैसला सुरक्षित रखा है जमानत का जो सैटरडे में आएगा। और जिस तरह से हमारे सारे विधायक झूठे और जो उनको बदनाम करने के लिए केसेस उनके ऊपर लगाए गए थे, सत्येंद्र जैन जी भी इस तरह से निकल के आएंगे। सत्येंद्र जैन जी का गुनाह जो है, मैं बस अपनी बात खत्म करता हूँ, वो ये है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है, गरीबों के फ्री में इलाज और टेस्ट होते हैं। सत्येंद्र जैन जी का गुनाह ये है कि उन्होंने 5 फ्लाईओवर बनाए तो उसमें 200 से 300 करोड़ रुपया जो है वो सरकार का बचाया। ये उनका गुनाह है जिसकी सजा वो आज भुगत रहे हैं और देश की और दिल्ली की जनता देख रही है और आने वाले वक्त में इनको जवाब भी देगी। ठीक है जॉली साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी के लोग कानून पर भरोसा रखे हुए हैं, ये कांग्रेस के लोग भरोसा नहीं रख रहे हैं क्या, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है? आज इम्पोर्टेंट क्या है? सत्ता में रहे, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। विजय जी की दिल्ली पुलिस ने कहीं बैरिकेटिंग ऐसी करी थी क्या कि इनके ऑफिस के सामने पुलिस लगाई थी क्या? कांग्रेस के राज में मुख्यमंत्री गुजरात के मोदी जी क्या साथ पूछताछ हुई, उन्होंने शांत रहकर संयम के साथ और धैर्यवान मोदी जी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित न्यायिक जांच में से विजय होकर निकले। आप हर एक चीज में भाजपा का हाथ देखना चाहते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता चाहे पंजाब में और अब दिल्ली में ईडी के घेरे में है,
क्योंकि कांग्रेस के राजकुमार भ्रष्टाचार के घेरे में है। कांग्रेस जोली जी संयम रखे, शाह और शहनशाह का भी अहम और वहम निकल जाएगा। जनता के मुद्दों के ऊपर कर रही है कांग्रेस, सत्याग्रह कर रही है अपने पार्टी विजय के जी झूठ मत बड़े बोलिए, हम ये कह रहे हैं कि आप आकर हिम्मत है तो जो आपने ईडी का यूज इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में बना दिया है, हिम्मत है तो एकनाथगढ़ से हेमंत वी शर्मा आप इनकी जांच करो, आप करो ना क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी करो। जो आपने माहौल बना दिया है, ईडी का उपयोग केवल इलेक्शन, बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना दिया, आज उसकी लड़ाई है। विजय जी जो आपने खराब कर दिया देश का माहौल, उसके खिलाफ जो आपने हालात किए हैं, कब करेंगे बताएं। वक्त बदलने के साथ जो है, हेमंत वक्त बदलने के साथ जैदी साहब जो कह रहे हैं, आरोप वही रह जाता है, वक्त बदल जाता है तो कैरेक्टर आरोप लगाने वाला बदल जाता है, आरोपों का सामना करने वाला बदल जाता है। तो धैर्य से डॉक्टर रोमेश गौतम, चूंकि आप एडवोकेट जनरल के तौर पर सेवा कर, जॉली साहब राहुल गांधी जॉली साहब कर रहे हैं विजय जी, भेजो ना जॉली साहब, भेजो हिम्मत भी, हम नहीं कर रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कान तुम्हें तंग कर रही है। ठीक है वीरेंद्र जी, चेहरे की मुस्कान तुम्हें तंग कर रही है। वीरेंद्र जी, विजय जी थोड़ा वक्त दीजिए मुझे भी और बाकी मेहमानों को भी। रोमेश गौतम जी हमें बताइए कि दरअसल आपको कानूनी दायरे में रह करके आपको कानून का सामना करना है, कानूनी जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उस पर भरोसा तो रखना पड़ेगा आखिरकार ना, क्योंकि सरकार बदल जाती है। जो आरोप अभी वीरेंद्र जी लगा रहे हैं वो आरोप पहले बीजेपी लगाती थी, एजेंसियां तो और ईडी में 1954 या 56 से काम कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ भरोसा क्यों नहीं रह जाता है, और ऐसे आरोपों का कोई मतलब है क्या कि इस एजेंसी का इस्तेमाल पॉलिटिकल क्लास की तरफ से पॉलिटिकल फायदे के लिए की जाती रही है? इस तरह के आरोपों का मतलब है क्या? देखिए, मेरा ये कहना है कि जहाँ तक भरोसे की बात है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो हमें भरोसा रखना ही चाहिए और देश के कानून के ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए। मैं तो क्योंकि बहुत न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, तो कानून के ऊपर तो आई एम श्योर राहुल गांधी को भी भरोसा है और इसीलिए राहुल गांधी 3 दिन से जा रहे हैं। और जहाँ तक इंस्टीट्यूशंस को जैसे पॉलिटिसाइज करने की बात है, वो अगर है कहीं, अगर ऐसा एंगल है या उस एंगल के साथ राहुल गांधी को बुलाया गया है, तो वो तो मैं कहूँगा कि वो गलत है। बट आई एम श्योर कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे एंड लॉ ऑफ द कंट्री विल प्रिवेल और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो गलत कर रहा है वो ऑफ कोर्स सजा पाएगा, जो झूठा है वो गलत काम किया है जिसने, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी एक चीज बताइए, दरअसल बीजेपी के लोग भी बार बार कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि पाक साफ है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता जो शेयर होल्डर हैं यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के, लेकिन बीजेपी के लोग बार बार कहते हैं कि फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। कुछ तो है ना, कुछ तो ऐसा है जिस पर जांच होनी चाहिए, और जांच तभी होगी जब सवाल जवाब होंगे, ईडी जांच करेगी, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करेगा, तभी तो तस्वीर साफ हो पाएगी। कुंदन जी, मैं पहली जब से ये डिबेट चालू है, हमने पहले से कह रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है और हम हर जांच का सामना करेंगे बगैर डरे, बगैर झुके। पर बीजेपी वाले डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि हम नहीं डरा रहे। अरे जोली जी नारायण राणे पर भेजो ना, नारायण राणे पर भेजो, गडसे पर भेजो आप, और क्या दिल्ली को छावनी बना दिया? कभी हमने आपके बीजेपी के ऑफिस को कभी इतनी पुलिस भेजी? कभी गई? आज कांग्रेस के ऑफिस में पुलिस भेज दी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी आपने, संविधान को कुचल दिया है, और फिर कह रहे हो कि हम नहीं डरा रहे। जो माहौल बना दिया विजय जी, शर्म आनी चाहिए आपको कि ये 75वां आजादी का साल चल रहा है और आप संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो आपका विश्वास नहीं है। झूठ बोल रहा हूं क्या? देश की जनता ने देश को जानने का जरूरत है कि आज की गड़से पे
जो नारायण राणे पर जो ईडी का जो माहौल है, विजय जी आप लोग झूठ के मास्टर हो। हमें सुनाने के लिए हमें चैनल पे इन्वेस्टिगेशन डराना चाहते हो। विजय जॉली साहब कौन किसे क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं। विजय जॉली साहब कौन किसे क्या कह रहे, किस नाम से संबोधित कर रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों डर रहे हो? नहीं विजय जॉली साहब, ये जो बाहर प्रदर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? और आप लोग इतना पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्यों? ये शायद वीरेंद्र जी का सवाल है, मैं आपसे पूछ लिया गया। भाजपा के ऑफिस को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगाएगी तो मुझे उनका प्रतिकार करने का अधिकार है। अरे भाजपा तो झूठ के आधार पे ही बनी हुई है। झूठ माफी तो आपकी हिस्सा है। माफी वीरों की पार्टी है, ये माफी वीरों की पार्टी है। माफी मांगना तुम्हारा एक अपना हिस्सा है। मुझे गुस्सा आता है। आपको गुस्सा नहीं आता है, आप डरते हो। झूठ आप डरते हो राहुल जी से, आप डरते हो राहुल जी से कि एक व्यक्ति जो नौजवान की, किसान की, मजदूर की बात उठा रहा है, आपको उससे डर लगता है, उसकी मुस्कान से डर लगता है कि हम तंग कर रहे हैं फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। देश की जनता को डर लगता है। आपको देश की जनता को देश की जनता को नफरत से डर लगता है। नहीं ऐसा भरोसा को नफरत से डर लगता है, जो हालात आपने बना दिए हैं उससे डर लगता है। महंगाई से डर लगता है, नहीं महंगाई से डर लगता है, ठीक है, महंगाई से डर लगता है, बढ़ते हुए चाइना के डर लगता है। वीरेंद्र जी लद्दाख में लगाओ, विजय थोड़ा संयम रखें। अतर जयदीप मुझे बताइए कि कानून पर भरोसा क्यों नहीं है? आप लोग जितने कॉन्फिडेंट हैं, वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं किया है, तो फिर इतना हो हल्ला हंगामा पूरी दिल्ली में क्यों? रीजन सुनिए कुंदन जी, इन्होंने जो माहौल बना दिया, क्या जयती जी की पार्टी पे बंद कहीं करा था ऑफिस पर? हम लोग आराम से जा रहे थे, हमारा उनके मंत्री अभी हिरासत में है सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इनके कांग्रेस कल सुन के घर के सामने बैरिकेडिंग कर, चलिए इस पर जवाब मैं ले लूंगा विजय जी से कि उनकी पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस आखिर कांग्रेस के दफ्तर में क्यों घुस गई। जवाब ले लूंगा लेकिन जयदी साहब देखिए क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं आप कैमरा आगे करो, जो माहौल बना दिया इन्होंने। शांति व्यवस्था कायम रखना दिल्ली पुलिस के अख्तियार में है। कोई अगर दिल्ली के अंदर 144 सेक्शन का उल्लंघन घर में भी होता है, क्या घर में भी होता है? तो एक एक करके ऑफिस में नहीं जा सकते क्या? 144 भी पढ़ने भूल गए। 144 का मतलब ये कब से हो गया कि आदमी अपने घर में नहीं जा सकता, अपने ऑफिस में नहीं जा सकता? वो कहा है 144 का मतलब? वीरेंद्र जी बोलने का मौका नहीं विजय जी, विजय जी थोड़ा पुलिस रोकेगी। विजय जी अरे हम नहीं देंगे ना डरेंगे। अरे हम ये कर रहे हैं, दोनों की आवाज कम करनी पड़ेगी, पुलिस दोनों की आवाज कम करनी पड़ेगी, दोनों की आवाज कम करता है, पुलिस को आगे करता वीरेंद्र है। जी मुझे आवाज कम करवानी पड़ेगी क्योंकि लगातार नॉन स्टॉप आप दोनों बोल रहे हैं। बाकी पैनल के लोगों को भी सुनिए नजर। जयदीप साहब जवाब दीजिए। देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है अगर विजय जॉली साहब जितना इस वक्त एक्साइटेड है, वो एक्साइटेड होते जो हमारे देश के बहुत बहुत बड़े जो उद्योगपति थे, वो जो हमारे देश का पैसा बाहर लेके भाग गए, उसके ऊपर भी वो जवाब देते। इसी तरह से उनके ऊपर जो कार्रवाइयां हुई हैं उस पर भी जवाब देते। कितना पैसा जो हमारा बाहर गया, काला धन, वो वापस आया पिछले 8 साल में, उस पर भी जवाब देते। इसी तरह से जोश में वो हमें बताते कि जितने ईडी के केसेस बीजेपी के नेताओं के ऊपर चल रहे हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए हमारा जो विडंबना है इस देश की है कि 75वां हम अपनी आजादी का साल मना रहे हैं, लेकिन जो भी सरकारें केंद्र में रही, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, उन्होंने इन एजेंसियों को टूल की तरह यूज किया है। और वो जो लोग केसेस जिन पे चल रहे थे, वो जब उन सत्ताधारी पार्टियों में आ जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल के साफ बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर आप विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करेंगे या विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उनके ही ऊपर केसेस लगाकर उनको कुचलने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से आप संवैधानिक जो हमारी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और ये देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। देखिए न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश की इतनी सुदृढ़ है कि अगर आप किसी को
उस झूठे मुकदमे में या आरोप झूठे लगा के फंसाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ दिन चल सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ दिन परेशान आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा कानून, हमारी न्यायपालिका ऐसी है कि आप किसी को बहुत दिन तक इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश परेशान नहीं कर, ठीक है डॉक्टर रमेश गौतम, मुझे दो चीजें कानूनी नजरिए से समझाइए। एक तो ये कहा जा रहा है कि 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से जिस कंपनी को खड़ा किया गया उस पर 90 करोड़ का कर्ज दे करके, जिस पर करीब 2,000 की कंपनी थी उस पर सिर्फ 50 लाख रुपए में उस पर स्वामित्व हासिल कर लिया एजीएल ने, और कुछ लोगों को स्वामित्व नहीं मिला। वो रमेश जी, किसकी कंपनी है अब एजीएल जो है, किसकी कंपनी? प्रॉपर्टी का राइट एजीएल के पास है, सारी प्रॉपर्टी का राइट। देखिए, अगर इस तरह से प्रॉपर्टी ओनरशिप जो बेची गई है या ओनरशिप इस तरह से ट्रांसफर हुई है, कोई ट्रांसफर नहीं हुई है। मैं अगर यूज कर रहा हूं, अगर ऐसे ट्रांसफर हुई है तो डेफिनेटली ऑफेंस बनता है, बट अगर वो ट्रांसफर नहीं हुई है तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता है, इसमें कोई कॉग्निजेंस लेने का कोई मतलब भी नहीं है। नहीं तो फिर ये एजीएल को ये अधिकार क्यों दिया गया? इसमें ये कहा जा रहा है कि रिकवरी आप कर सकते थे। 90 करोड़ रुपए आपने जो कर्ज दिए, अगर आपको वो कंपनी एजीएल नहीं दे पा रही थी तो आप उसे नीलाम करके रिकवरी करा सकते थे। इस तरीके से प्रॉपर्टी के राइट आप दूसरी तरफ ट्रांसफर करने के पीछे क्या वजह है? क्या प्रॉपर्टी के राइट ट्रांसफर 50 लाख रुपए में कर दिया गया, ये कानूनी नजरिए सही है? जो मैं अखबारों से पढ़ता हूं या जो मैं मीडिया पर जो मैं पढ़ता हूं, उसके हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, मे बी आई एम रॉन्ग समवेयर, क्योंकि ईडी अब उसकी इंक्वायरी हो रही है, ईडी इंक्वायरी कर रही है, ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट जो मैंने पढ़ा है वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, जो मैंने पढ़ा है। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो कोई ऑफेंस नहीं बनता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है तो बात दूसरी है, फिर तो एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए ईडी को। ठीक है, इसलिए जांच एजेंसी अपना काम करे, जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। इस तरीके से सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज इंडिया के सवाल में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।